Hello students, welcome to Dakshina E classroom. We are starting our next lecture, that is बाइनोमियल थ्योरम। और इस चैप्टर से गए तो हमारे पास इसका जो एक क्वेश्चन है एडवांस के अंदर हर साल पूछा ही जाता है। ठीक है, वो क्वेश्चन कई बार इजी भी हो सकता है, कई बार टफ भी हो सकता है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम चैप्टर की बात करें तो ओवरऑल चैप्टर में 80% क्वेश्चन अगर देखा जाए तो वो ठीक ठाक है, मॉडरेट लेवल का होता है। 10% में हम खुद से कंफ्यूज हो जाते हैं, उतनी कंफ्यूजन होती नहीं है। अपन ट्राई करेंगे कि वो कंफ्यूजन लेक्चर्स के साथ ही आपके अवॉइड हो सके। आप ट्राई करना कि लेक्चर्स के बाद वो 10% कंफ्यूजन वाले जोन से आप बेहतर निकल सको। और उसके अलावा 10% पोर्शन कुछ ऐसा भी है जो कि टफ है और उसको लिए प्रैक्टिसिंग काफी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम समझने के पहले अपन ये देखते हैं कि बाइनोमियल का मतलब क्या है। बाइनोमियल का मतलब होता है दो टर्म्स। जैसे मान लीजिए आप बात करते हो x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां ब्रैकेट के अंदर आपके पास कितनी चीजें लिखी हुई हैं? दो चीजें लिखी हुई हैं, बाई मतलब दो। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास दो टर्म्स का कोई एक्सपोनेंट लिखा हुआ है। दो टर्म्स आपके एडिशन में है और उनका कोई एक्सपोनेंट लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए ऐसा कुछ रहे x प्लस वाई प्लस जेड रेज टू पावर 4, तो ये ट्राइनोमियल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास तीन टर्म्स हैं और उसके पावर में कोई एक्सपोनेंट लिखा हुआ है। ठीक है, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। तो x प्लस वाई रेज टू पावर 2 आपको पता ही होता है, x प्लस वाई रेज टू पावर 3 आपको पता ही होता है। ठीक है, उसके आगे की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई रेज टू पावर 4 निकाल लोगे आप। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि x प्लस वाई रेज टू पावर 20 क्या है, x प्लस वाई रेज टू पावर 22 क्या है ना, तो फिर अभी फिलहाल आप शायद मुझे आंसर ना कर पाओ। ठीक है, तो क्योंकि आपको अभी बाइनोमियल थ्योरम नहीं पता है। और इसी तरीके के एक्सपेंशंस को, ऐसा नहीं है कि इस तरीके का अगर हमें एक्सपेंशन करना हो तो हमें करके देखना पड़ेगा, या फिर x प्लस वाई रेज टू पावर 20 में कुछ अलग तरीके से एक्सपेंशन होगा, 22 में अलग तरीके से होगा, ऐसा नहीं है। दोनों के लिए एक सेम पैटर्न ही होगा, सेम सिस्टमेटिक वे होगा, जिससे x प्लस वाई रेज टू पावर 20 भी आप निकाल पाओगे और 22 भी आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम के अंदर हम उसी सिस्टमेटिक वे को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। वो सिस्टमेटिक वे से कुछ रिजल्ट्स वगैरह डिड्यूस करेंगे। ठीक है, जिससे आपका इस तरीके के एक्सपेंशन और उसमें आने वाली जो इंडिविजुअल टर्म्स हैं उसके बारे में आपको कुछ ब्रीफ आइडिया लग जाए। ठीक, तो आइए देखते हैं अपना चैप्टर स्टार्ट करने के पहले इससे रिलेटेड कुछ टूल्स हैं जो कि हम नोटेशंस या टूल्स जो कि हम इसके अंदर यूज करते रहेंगे, उनको भी सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो फैक्टोरियल है आपका सबसे पहला, फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस कर लें। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है? ऐसा कुछ ये लिखा हो या फिर ऐसा लिखा हो, जहां n कैसा हो आपका, n आपका होल नंबर हो सकता है, n बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, अब समझते हैं कि भाई ये है क्या। ये है आपका, अगर मान लीजिए आपके पास लिखा गया है 5 फैक्टोरियल, तो इट मींस 1 into 2 into 3 into 4 into 5। ठीक है, 3 फैक्टोरियल, तो इट मींस 1 into 2 into 3। 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 1 into 2। 1 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7। ये आपका ओके। ठीक है, अब देखिए आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा आप चेंज करो, 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल अच्छा खासा डिफरेंस आएगा। 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कम डिफरेंस है, 2 से 3 के बीच भी कम है, 3 से 4 में एक डिफरेंस आएगा, है ना, 5 तक और भी ज्यादा डिफरेंस है। मतलब थोड़ा ही फैक्टोरियल के नंबर्स अगर मैं बदलूं तो उसमें डिफरेंसेस काफी बड़े आएंगे। ठीक है, सोचो 10 फैक्टोरियल कितना ही बड़ा नंबर हो जाएगा, है ना। तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या है? n फैक्टोरियल का मतलब है आप 1 से स्टार्ट हुए, 1 2 3 4 और कहां तक चले गए? n तक चले गए। ठीक है, ये सारे इंटीजर्स का आपने मल्टीप्लिकेशन किया तो इसका मल्टीप्लिकेशन विल बी कॉल्ड n फैक्टोरियल। आप 1 से लेकर के n तक के सारे नेचुरल नंबर्स आपने लिख लिए और उनका आपने मल्टीप्लिकेशन करते गए। इन सभी के मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है उसको हम n फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट करते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दोनों मेथड्स आपके पास एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई कहे भाई 3/4 फैक्टोरियल, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि n कैसा होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। कोई कहे -3/4, -1 फैक्टोरियल,
तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, दैट इज सेंसलेस। हमारे पास n बिलोंग्स टू कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अब होल नंबर जैसे ही आपका ध्यान गया वैसे ही आप कहोगे कि होल नंबर का मतलब है कि जीरो भी हो सकता है, और जीरो फैक्टोरियल क्या होगा, तो जीरो फैक्टोरियल आपका 1 के बराबर होता है। इसको आप अभी के लिए याद रख लो, अदरवाइज आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब पढ़ोगे तो उसके एंगल से आपको ये चीज थोड़ी और ज्यादा थ्योरेटिकली समझ में आ जाएगी कि जीरो फैक्टोरियल हमारा 1 क्यों कंसीडर किया गया, ठीक है। तो ये हमारा टोटल इससे रिलेटेड डिस्कशन हुआ। सबसे पहले तो नोटेशन ये है क्या। अब इससे रिलेटेड एक आध फॉर्मूले भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको 5 फैक्टोरियल लिखना था, तो 5 फैक्टोरियल आपने लिखा 1 2 3 4 5। अब इसमें से मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 5 को मैंने अलग कर लिया लास्ट टर्म को, और बाकी 1 2 3 4 को एज इट इज रहने दिया, ठीक है। अब देखो 5 को अलग होने के बाद ये बची हुई टर्म क्या है, ये बची हुई टर्म है आपकी 4 फैक्टोरियल, तो ये आपका बन गया 5 into 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आपका 5 into 4 फैक्टोरियल, ये आपकी टर्म आ गई। फिर इसी तरीके से आपसे कहा जाता, मान लो n फैक्टोरियल है, तो n फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 into 3 2 into 3 into 4 into 5 up to n, ठीक है। उसके पहले n-1, उसके पहले n-2 ऐसे होता है। तो अगर मैं सबसे बाहर वाली टर्म n को हटा दूं तो n के साथ बचेगा क्या, 1 2 3 4 5 up to n-1। अब आप खुद सोचो इसको क्या लिख सकते हो, जैसे आप 1 से लेके n तक की चीजें थी, उसके मल्टीप्लिकेशन को आपने n फैक्टोरियल बोला था, वैसे ही 1 से लेके n-1 तक की चीजें रहेंगी तो उसके मल्टीप्लिकेशन को आप क्या बोलोगे, n-1 फैक्टोरियल, ऐसा लिखा, ठीक है। नोटेशन कोई सा भी यूज कर सकते हैं, हमने ऐसे ही कर लिया, n into फैक्टोरियल n-1। सिमिलरली अगर आप देखो और क्या यूज किया जा सकता है, इसी में फर्दर स्ट्रेच करना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, आप देखो n-1 को भी मैंने बाहर निकाल लिया, सपोज n और n-1 बाहर निकल गए, तो अंदर क्या बचेगा 1 2 3 4 5 up to n-2। तो यहाँ पे आपके पास टर्म क्या बची, n-2। तो बाइनोमियल थ्योरम, सॉरी फैक्टोरियल नोटेशन में इस तरीके से आप स्ट्रेच कर सकते हो। मतलब आप कहा जा रहा है एक तरीके से कि अगर आपके पास 5 फैक्टोरियल था, यू कैन राइट इट डाउन एज 5 into 4 फैक्टोरियल, ठीक है। नेक्स्ट अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए 5 into 4 को भी अलग कर लिया, बचा हुआ टर्म क्या है आपका 3 फैक्टोरियल, ऐसी चीजें आपके पास बची रह जाएंगी, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल नोटेशन से रिलेटेड हमने सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक तरीके से कह लीजिए आप, और जनरल वैल्यूज क्या रिप्रेजेंटेशन है इसका, ये हमने समझाया भी, ठीक है। तो इस फैक्टोरियल नोटेशन से रिलेटेड हम थोड़ी सी मेंटल एक्सरसाइज टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, आपसे कहा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, इज 13 फैक्टोरियल डिविजिबल बाय 26, ठीक है। तो 13 फैक्टोरियल डिविजिबल है क्या नहीं, तो अपन ऐसा तो नहीं कर सकते कि 13 फैक्टोरियल निकालें और फिर देखें कि 26 से वो डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। अब आप ऐसे समझो कि 13 फैक्टोरियल में क्या क्या टर्म्स होंगी भाई। 26 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए, अगर किसी टर्म में एक 13 हो और 2 हो तो आप कह दोगे कि उसका मल्टीप्लिकेशन 26 से डिविजिबल होगा, कह दोगे ना, ठीक है। एक टर्म में अगर आपके पास 13 हो और 2 हो तो जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 26 से आपका डिविजिबल होगा, कह सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए इसमें अगर आप देखो तो इसमें आप ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 26 से डिविजिबिलिटी के लिए 26 आना चाहिए, नहीं, 26 से डिविजिबिलिटी के लिए आप 13 और 2 भी अगर आपको मिल जाएगा तो 26 से डिविजिबल हो जाओगे। तो मतलब जरूरी नहीं है ना कि आप 26 फैक्टोरियल तक जाओ, 26 फैक्टोरियल आपका ऑफ कोर्स 26 से डिविजिबल होगा ही होगा, लेकिन वहां तक जाने की जरूरत थोड़ी ना है। अपन देखें 13 फैक्टोरियल में तो 1 है 2 है 3 है 4 है अप टू 13 है, तो आपको ये समझ में आ रहा है ना कि एक 13 प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। और 2 तो बहुत सारे हैं, 2 बहुत सारे कैसे हैं, 2 एक यहाँ पे, इसमें भी तो 2 है, 6 में भी एक 2 आएगा, 8 में भी 2 आएगा, सब में 2 है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन में अगर आप मैं आपसे कहूं कि ये मल्टीप्लिकेशन क्या है तो आप ऐसे लिखोगे ना 13 into 2 की पावर कुछ बहुत बड़ी हो जाएगी, एक 2 यहाँ से 2 स्क्वायर, फिर 6 में भी एक 2 है, 8 में भी 2 है ना। फिर आप 10 में देखिए वहां पे भी 2 है, 12 में भी 2 है, ऐसे करके आपके 24 तक, सॉरी 13 तक है ना ये, तो 12 तक आपको 2 मिलता जाएगा, ठीक है।
तो आप देखो 13 इंटू 2 की पावर समथिंग रहा होगा, मतलब मैं कह सकता हूं कि 13 इंटू मान लो 2 की पावर लैम्डा था, ठीक है, 2 की पावर 10 मान लो, ठीक है, तो देखिए 10 ही मान लिया। तो हमने कहा कि 13 इंटू 2 रेज टू पावर 10 क्या 26 से डिविजिबल होगा, तो हाँ होगा ना, 13 तो 13 सीधा सीधा कैंसिल, और 2 रेज टू पावर 10 और नीचे अगर मान लो 2 है तो 2 रेज टू पावर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि 26 में एक 13 और 2 था, एक 13 प्रेजेंट है, एक 2 कम से कम, मतलब बहुत सारे 2 हैं लेकिन कम से कम एक 2 तो प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो 26 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से मान लीजिए आपसे कहा जाता है इस 13 फैक्टोरियल डिविजिबल बाय 52, तो दैट इज आल्सो करेक्ट, बाय 104 दैट इज आल्सो करेक्ट। क्यों? क्योंकि आपके पास 13 इंटू 2 की पावर काफी बड़ी है, इसमें से अगर आप क्लब करो, ठीक है, तो 2 की पावर ओवरऑल क्लब करोगे तो काफी बड़ी पावर है। तो 13 इंटू 2 स्क्वायर की बात करें, 13 इंटू 2 क्यूब की बात करें, तो वो सब क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे, उनसे अगर इस टर्म को डिवाइड करोगे तो ऑफ कोर्स कुछ हमारे पास इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अपन ये मतलब बेसिकली अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए कर रहे हैं फैक्टोरियल्स की, ठीक। सेकंड आपके पास कहा जा रहा है मिनिमम वैल्यू निकालिए आर की, इफ आर फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 16। तो अब आर फैक्टोरियल अगर डिविजिबल है 16 से, तो फिर से वही बात, आपको 16 तक जाने की जरूरत थोड़ी ना है कि आर को हमें मिनिमम 16 ही रखना पड़ेगा, नहीं। आर के अगर आपके पास आर के अंदर 16 की व्यू से देखें तो 16 क्या है आपका 2 रेज टू पावर 4। तो आप बेसिकली क्या चाहते हो कि आपको r के पहले पहले तक, जब 1 से आप r तक का मल्टीप्लिकेशन लिखें तो उसमें आपके पास 2 रेज टू पावर 4 आ जाए, मतलब 4 2s आ जाए। तो अपन देखिए कैसे कैसे समझ सकते हैं इसको, ठीक है। मान लो पहले मैंने इतना लिखा, कितने 2 आए, एक 2 यहां पे आया, 2 2 यहां पे आए, 2 स्क्वायर है ना, तो 2 2 यहां पे आए, ठीक है। कितने हो गए टोटल 3 हो गए, लेकिन हमें कितने चाहिए 4 चाहिए। ये क्या है 2 रेज टू पावर 4 है। तो भाई जब 2 रेज टू पावर 4 अगर नीचे तुम रखते हो और आउटकम चाहते हो कि कोई इंटीजर, तो ऑफ कोर्स क्या चाहोगे कि ऊपर आपकी 2 रेज टू पावर 4 से बड़ा टर्म हो, 2 की पावर 4 से बड़ी हो। तो अभी तक तो तुम्हारी 2 की पावर कितनी आई है 1 यहाँ पे और यहाँ पे 2, तो 2 रेज टू पावर 1 इंटू 2 स्क्वायर 2 क्यूब आया। आगे बढ़े 6 पे जब आप पहुंचे पहली बार, तो आपको पता चला कि 6 तो 2 इंटू 3 है, इसका मतलब एक 2 वहां से भी, तो यहाँ पे आपके पास एक 2 आया, यहाँ पे आपके पास 2 स्क्वायर आया, यहाँ पे आपके पास 2 इंटू 3 मतलब फिर से एक ही 2 आया। तो आपको 4 2 की रिक्वायरमेंट थी, 16 में आपको 2 रेज टू पावर 4 4 2s की रिक्वायरमेंट थी, और अब आप 6 पर जब पहुंच रहे हो तब आपकी चारों 2s की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पा रही है। तो r की मिनिमम वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी आपको 6 रखनी पड़ेगी, ठीक है। r की मिनिमम वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 6 के बराबर आ जाएगी, ठीक। समझ में आ रही है बात, क्योंकि r इक्वल टू 6 में आप देखो देख भी सकते हो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इज इक्वल टू, ठीक है, 6 फैक्टोरियल। ये मल्टीप्लिकेशन देखो कितना आएगा 720 आएगा, एंड 720 इज ऑफ कोर्स डिविजिबल बाय 60, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए आप, वे बिल्कुल मतलब थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी टाइप के क्वेश्चन है गणित से ज्यादा, ठीक है, वे पूछे नहीं जाएंगे, बट मान लो कभी मेन सोर्स में कुछ गलती से आ गए इस तरीके की चीजें, है ना। तो बेसिकली ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए है केवल कि हम किस तरीके से फैक्टोरियल्स को समझ सकते हैं। देखिए एक बार थर्ड क्वेश्चन, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अप टू x फैक्टोरियल, इनका एडिशन किया और दैट इज कमिंग आउट एज y स्क्वायर वेयर xy बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इस तरीके के एक्स वाई के पेयर्स क्या हो सकते हैं ये आपको फाइंड आउट करना है, आप खुद से इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। बढ़िया सवाल है। तो आप अगर देखें इसमें तो वाई स्क्वायर ले आने के लिए आप एक बार देखिए कि 1 फैक्ट, अगर मान लीजिए मैं कहूं कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल अप टू x फैक्टोरियल तक जाना है, अगर मैं x को 1 लेता हूं तो उसका मतलब रहेगा 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अपन चेक करना शुरू कर रहे हैं, 1 फैक्टोरियल तो वो तो 1 आएगा, ठीक है, जो कि अगर y स्क्वायर के बराबर है, x को 1 रखा तो ये सिचुएशन है 1 फैक्टोरियल दैट इज 1 जो कि y स्क्वायर के बराबर है, और y चूंकि आपको नेचुरल नंबर लेना था इसलिए आप +1 ही लोगे, -1 के चांसेस थे लेकिन वो रिजेक्ट हो गए क्योंकि x y बिलोंग्स टू नेचुरल था। जब आप x को 2 लेते हो तो उसका मतलब क्या होता है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा 3,
अगर इसको हम वाई स्क्वायर के बराबर ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, क्योंकि 3 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 2 आपका सीधा ही रिजेक्ट हो गया। x इक्वल टू 3 लिया तो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, तो 6 और 2 और प्लस 1 कितना आ गया? 9 आया। इसका मतलब आपने y क्या दिया? 3। तो एक सिचुएशन तो हमें मिल गई 1, एक सिचुएशन हमें मिल गई यहाँ से x को 3 लिया तो y की वैल्यू भी 3 है। जब x को आप 4 लोगे तो क्या होगा? x को 4 लोगे तो देखो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, ठीक है, कितना आ जाएगा? 33। ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब कहोगे ये कब तक ऐसे ही चलता रहेगा, कब तक ऐसे ही चेक करते रहे x की वैल्यूज रख रख करके? तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आगे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। x इज इक्वल टू 5, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अप टू 5 फैक्टोरियल तक चले जाएंगे। 4 फैक्टोरियल तक 33 आता ही था, 5 फैक्टोरियल कम्स आउट एज 120, ठीक है। तो 33 और प्लस 120 आपका कितना आया? 153। ये भी पॉसिबल, ठीक है, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब देखो, लेकिन x इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, मतलब x जब आपने 5 लिया तो 5 फैक्टोरियल ने क्या दिया? 120 दिया। अब 120 देखिए, उसके पहले कितना था? सम 33 था। 33 में आपने 120 ऐड किया तो आपके पास क्या आया? 153 आया। आगे क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल की अपने खुद की बात करूं मैं, 6 फैक्टोरियल कितना होता है? तो देखो आप, जैसे 5 फैक्टोरियल में आपके पास 120 आया है, ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल क्या होगा आपका? 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको 6.5 फैक्टोरियल नहीं कह देंगे, उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो जब 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो आप खुद से समझो 5 फैक्टोरियल के लास्ट प्लेस डिजिट पे क्या आता था? 0 आता था। 5 फैक्टोरियल वाज 120, तो ये भी क्या आएगा? 720। लास्ट प्लेस पे आपने मतलब 0 रखा था, अब 6 से आप मल्टीप्लाई भी कर दो तो लास्ट प्लेस तो 0 ही आएगी। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इसके आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? जरा सोचिए। क्योंकि 33 के बाद आप उसमें कुछ ऐड कर रहे हो और उसके लास्ट प्लेस पे 0 है, ठीक है, तो सम का जो लास्ट प्लेस होगा उसके का वो भी क्या होगा? 3 ही होगा। फिर आपने क्या किया? 5 फैक्टोरियल तक तो यहां था, अगली बार जब आप x को 6 रखोगे तो 153 में आप 720 ऐड करोगे, जो भी आउटकम आएगा लास्ट प्लेस क्या रहेगा? 3 ही रहेगा। इनफैक्ट आप अब आगे कोई सा भी x ले लो, ठीक है, 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल कुछ भी निकाल लो, सबके लास्ट प्लेस में क्या आएगा? 0 ही आएगा ना भाई। अगर ये 6 फैक्टोरियल है, इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, लास्ट प्लेस 0, 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं, लास्ट प्लेस 0। तो आप समझो इस चीज को कि 33 में आप कोई ऐसा नंबर जोड़ रहे हो जो कि लास्ट प्लेस पे 0 रखता है, ठीक है, और जो भी आउटकम्स आ रहे हैं उनमें भी आप क्या कर रहे हो? ऐसी ही टर्म्स जोड़ रहे हो जिनके लास्ट प्लेस पे 0 रहता है, ठीक है। और अगर लास्ट प्लेस पे 0 रहता है तो सम करने के बाद 33 प्लस 120 जैसे आपने किया तो लास्ट प्लेस 3 आया। फिर 153 प्लस 720 आप करोगे, लास्ट प्लेस पे 3 आएगा। फिर वो भी जो है उसमें अगर आप 7 फैक्टोरियल से एडिशन कर दोगे तब भी लास्ट प्लेस पे 3 आएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या कोई ऐसा हो सकता है क्या कभी पॉसिबल कि हम किसी नंबर का स्क्वायर करें और उस परफेक्ट स्क्वायर में, है ना, उस परफेक्ट स्क्वायर में लास्ट प्लेस पे 3 हो, लास्ट डिजिट आपकी 3 हो? नहीं हो सकता ना भाई। आप किसी भी चीज का स्क्वायर करो, किसी चीज का स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट आपकी 3 थोड़ी ना आती है, इम्पॉसिबल, ठीक है भाई। लास्ट कोई परफेक्ट स्क्वायर उसका लास्ट डिजिट क्या 3 हो सकता है? नहीं हो सकता ना। और हमें क्या चाहिए? y इसी तरीके का y स्क्वायर की टर्म बननी चाहिए। y स्क्वायर मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर तो बनेगा ही नहीं क्योंकि लास्ट प्लेस पे 3 आएगा आगे, ठीक है। तो आपका मतलब क्या हुआ कि यहां पे सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज है, एक ये है 1,1 वाली और एक और है x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3 वाली। सिर्फ यही 2 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अब देखो, ये तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात हो गई। फैक्टोरियल से रिलेटेड बहुत बार इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको पहले वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है, वैल्यू पुट करनी पड़ती है, जैसे हमने किया 4, 5 तक, ठीक है। ये 4, 5 तक वैल्यूज पुट करने के बाद हमें आइडिया लग जाता है, हर क्वेश्चन के लिए ये बात बता रहा हूं,
जिसमें मतलब आप कोई फॉर्मूला वगैरह से हो रहा हो, वो n बाहर निकाल के कॉमन लिख लिया, n को बाहर निकाल लिया, बचा n-1 फैक्टोरियल। तो वो सब चीजें की बात नहीं कर रहा मैं, बाकी टाइम की बात कर रहा हूं जब इस तरीके के क्वेश्चंस दिए गए हों। तो हमेशा आपके पास जनरली ट्रेंड देखोगे आप, जो भी क्वेश्चन होगा आप 4-5 वैल्यूज के लिए चेक करोगे, वैल्यू पुट कर करके, है ना। उसके बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा वहां से उन वैल्यूज के पैटर्न के हिसाब से कि आगे की चीजें हमें रिजेक्ट करनी है या एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, काफी बड़े बड़े नंबर्स होंगे। तो ऑफ कोर्स आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप वो निकालिए और एडिशन करते जाइए, मल्टीप्लिकेशन करते जाइए, ऐसा नहीं कहा जाएगा, ठीक है। आपको वो चीज समझनी है कि ये जो छोटी वैल्यूज हैं इनका ट्रेंड देखिए, ये क्वेश्चन में किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम सोचें कि आगे जो बड़े वाले टर्म्स हैं जिनके लिए हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे उनके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, क्या वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को जो क्वेश्चन में गिवन है सेटिस्फाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। नेक्स्ट आप 2 क्वेश्चंस और हैं, देखिए इनमें क्या कहा जा रहा है। पहले क्वेश्चन में आप ट्राई करो खुद से, है ना, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अप टू x फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9y, है ना, वेयर xy बिलोंग्स टू n, ठीक है। ये इधर है ना, ऐसा मत समझना 9y फैक्टोरियल नहीं, ठीक है। 9y इज इक्वल टू दिस होल सम एंड x एंड y, इन दोनों नेचुरल नंबर्स है, फाइंड सच xy, ठीक है। और इस तरीके के एडिशन करने का कोई समेशन ऑफ सीरीज नहीं बनती, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को सोचिए कैसे करेंगे। अभी जो मैंने लाइन ऑफ थिंकिंग आपको बताई है उसी तरीके से क्वेश्चन को करना होगा और आप ट्राई करो इसे, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखो कैसे सोचोगे। हमने पहले क्या बोला कि आपको वैल्यू पुट करके सोचना चाहिए, छोटी वैल्यूज। तो x को अगर मैं 1 रखता हूं तो क्या आएगा, बस 1 फैक्टोरियल आएगा और कोई टर्म ही नहीं जनरेट होगी। 1 फैक्टोरियल से शुरू किया, 1 फैक्टोरियल पे एंड हुआ, मतलब अकेला टर्म क्या है, 1 फैक्टोरियल। तो अगर x है तो आपका मतलब है कि आप सिर्फ 1 फैक्टोरियल की बात कर रहे हो। क्या ये 9y होगा, 9y मतलब ये टर्म क्या 9 से डिविजिबल होगी, यही कहना चाह रहा है ना। 9 इंटू सम नेचुरल नंबर, दैट मीन्स वी वांट कि ये जो सम आए वो 9 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो ये तो नहीं हुआ, ये रिजेक्टेड। x इज इक्वल टू 2 रखा तो क्या आएगा, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, कितना हो रहा है वो 3 हो रहा है। ये भी आपका 9 से डिविजिबल नहीं है। ऐसा कुछ ले लिया मान लो, तो 6 और प्लस 2 प्लस 1 आपका 9 आ गया। 9 आपका 9 से डिविजिबल है क्या, हाँ है। तो हमें ये तो पता चला कि x इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1 अगर रखें तो ये चीज सेटिस्फाई होती है। x इक्वल टू 3, 9y आपका 9 के बराबर है, मतलब y कितना है 1। x इज इक्वल टू 4 अगर आप रखें तो दैट इज 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, कितना हो गया वो 33 हो गया, है ना। तो ये आपका 9 से डिविजिबल नहीं है, ये भी रिजेक्ट। x इज इक्वल टू 5 रखा तो आपके पास 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो ये तो 33 आएगा ही। और ये आपका और आ जा रहा है 120, तो कितना हो जा रहा है 153, ठीक है। ये आपका 9 से डिविजिबल है तो हाँ है। इसका मतलब आप x को 5 रखते अगर और y को 17 तो ये वाली चीज भी सेटिस्फाई हो सकती है, ठीक है। तो ये आपकी पॉसिबिलिटी। अब फिर से वही बात, कहां तक चेक करें, तो बस यहां से चेक करना आप रोक सकते हो, क्योंकि जब आप x इज इक्वल टू 6 की पहली बार बात करोगे तो बेसिकली आप क्या करने वाले हो, ये 153 तो आपका आएगा ही आएगा और प्लस आप उसमें 6 फैक्टोरियल ऐड करने वाले हो, है ना, यही करो। अब जब आपने 6 फैक्टोरियल ऐड किया, ठीक, तो देखिए क्या आएगा। 6 फैक्टोरियल खुद में कैसा है, 6 फैक्टोरियल खुद में 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ है। क्यों, क्योंकि 6 फैक्टोरियल आप इस तरीके से लिखोगे ना 1 2 3 4 5 6, और 9 से किसी टर्म, अगर इस टर्म को 9 मैं सोचूं कि ये टर्म कैसी है मेरी, 9 से डिविजिबल है क्या, तो हाँ है, क्योंकि एक 3 यहाँ पे है और एक 3 इसके अंदर भी है, ठीक है। तो हमारे पास 9 से डिविजिबल होने का मतलब क्या, 3 की पावर 2 से बड़ी होनी चाहिए या 2 के बराबर होनी चाहिए। तो 3 की पावर 2 क्रिएट हो गया, इसका मतलब 6 फैक्टोरियल आपका 9 से डिविजिबल होगा, ओके। तो आप क्या कर रहे हो, ऑलरेडी ये 9 से डिविजिबल क्वांटिटी है और उसमें आप 9 से डिविजिबल एक और टर्म जोड़ रहे हो,
तो आपका एडिशन कैसा होगा, 9 से डिविजिबल होगा। भाई 9 से डिविजिबल एक टर्म है और 9 से डिविजिबल एक टर्म आप उसमें ऐड कर रहे हो, तो आउटकम जो आएगा वो 9 से डिविजिबल ही आएगा, और इसलिए आप इस वाले कॉम्बिनेशन को भी एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, फाइंड सच एक्स वाई की जगह आप कह लो कि फाइंड सच एक्स, सिर्फ एक्स ही आपको निकाल। ठीक, अब आप सोचो अगर 6 फैक्टोरियल 9 से डिविजिबल है तो 7 फैक्टोरियल होगा क्या, तो ऑब्वियसली होगा ना, क्योंकि 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो अगर यही आपका 9 से डिविजिबल था तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो 9 से डिविजिबल रहेगा ही रहेगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप x इक्वल टू 7 लेते हो तो आप मतलब 5 को आपने एक्सेप्ट किया, फिर उसमें आपने 9 से डिविजिबल कोई टर्म जोड़ी, तो वो भी ओवरऑल सम जो था वो कैसा हुआ, 9 से डिविजिबल हो गया। फिर आप देखो इसी तरीके से x इक्वल टू 7 अगर आप लोगे तो आप 153 प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल यही करोगे ना। ये 9 से डिविजिबल था, ये 9 से डिविजिबल, ये खुद में 9 से डिविजिबल, तो सम भी कैसा रहेगा, 9 से डिविजिबल रहेगा। इसका मतलब x इक्वल टू 7 इज आल्सो एक्सेप्टेबल। सिमिलरली आप देख सकते हो 8 में भी, मतलब आप ऐसे समझो कि 6 फैक्टोरियल और उससे आगे आने वाले हर एक टर्म कैसे है, 9 से डिविजिबल है। तो अगर पहले का मैंने सम किया, पहले 5 टर्म्स का, और वो उन 5 टर्म्स का सम 9 से डिविजिबल आया, अब सोचो आप 9 से डिविजिबल टर्म में आप कुछ भी 9 के मल्टीपल्स जोड़ते रहो, जैसे 6 फैक्टोरियल 9 का मल्टीपल है, 7 फैक्टोरियल 9 का मल्टीपल है, ठीक है, 12 फैक्टोरियल वो भी 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो अगर आप 9 के मल्टीपल्स ऐसे ही आप ऐड करते रहो तो जो सम आएगा, जैसे ये जो ओवरऑल सम होगा, ये जो ओवरऑल सम होगा 9 से डिविजिबल होगा ही होगा। और इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 के बाद, मतलब 5 तो है ही आंसर में, 6, 7, 8, 9 कोई सा भी x ले लें, हर एक बार मतलब वो x इस पर्टिकुलर सिचुएशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x कैन टेक वैल्यूज एज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, 1, उसके बाद 3 है ना, 3 के बाद 5, फिर उसके बाद 6, 7, 8, 9, ऐसे करके ये सारी वैल्यूज x के लिए पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या था, ये समझना कि पहले 5 फैक्टोरियल्स का सम आपका 9 से डिविजिबल होता है और उसके बाद आने वाली हर एक टर्म 9 से डिविजिबल होती है। तो 153 में आप कुछ भी ऐड करते रहो, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, है ना, ऐसे करके आप सीक्वेंस में अगर ऐड करते जाओ तो हमेशा टर्म आपकी 9 से डिविजिबल ही आएगी। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है, लास्ट के दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिए कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r इफ 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 रेज़ टू पावर r इज एन इंटीजर। ठीक है, ये टर्म आपकी इंटीजर है, ऐसे में r की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक, तो r ऑफ कोर्स आप सबसे पहले कह सकते हो ना कि r आपका इंटीजर होना चाहिए, है ना। अब ऐसे समझो कि ये इंटीजर कैसे आएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, आप ट्राई कर लो इसको, फिर मैं मतलब इसका सोल्यूशन में कंटिन्यू कर रहा हूं। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 रेज़ टू पावर r अगर आपका एक इंटीजर है तो आप समझिए कि ऊपर आपके पास लिखा क्या गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये लिखा गया है, और आप चाहते हो कि दिस इज कमिंग आउट एज सम इंटीजर, राइट। तो आप देखिए अगर यहां पे ऊपर 2 की कितनी पावर इन्वॉल्व है, ठीक है, 2 एक यहां पे है, 2 2 यहां पे है ना, देख लो आप, एक 2 यहां पे, 2 2 यहां पे, 6 में कितने 2 हैं, एक 2 है ना, 2 into 3, 8 में कितने 2 हैं, तो 2 raised to power 3, ठीक है, 10 में कितने 2 हैं, एक ही 2 है ना, 2 into 5, ठीक है। तो आप देखिए जो न्यूमरेटर है उसमें 2 की मैक्सिमम मतलब मल्टीप्लीकेशन अगर मैं करूं तो 2 की कितनी पावर बन जाएगी, 2 की पावर बन जाएगी 1 + 2 3 + 1 4 3 7 + 1 8। तो आपके पास जो न्यूमरेटर है वो कैसा है, 2 रेज़ टू उसमें 2 की पावर क्या है, 8 के बराबर है, ठीक है। वो कैसा है आपका 2 रेज़ टू पावर 8 इंटू बाकी कुछ आएगा, हमें क्या होगा, हमें तो 2 क्लब कर लिया। और 2 क्यों क्लब किया, क्योंकि हम चाहते थे कि ये टर्म आपकी 2 रेज़ टू पावर r से डिविजिबल हो। इसका मतलब यही हुआ ना कि वी वांट कि दिस टर्म इज डिविजिबल बाय 2 रेज़ टू पावर r। तो r की आप मैक्सिमम वैल्यू क्या रखोगे भाई, r की मैक्सिमम वैल्यू आप क्या रख सकते हो,
8 ही रख सकते हो ना, क्योंकि अगर आप सोचो यहाँ पे 2 रेज टू पावर 8 है, तब तो ये दोनों सीधा सीधा कैंसिल और लेमडा आपके पास कुछ आ जाएगी टर्म, है ना। लेकिन अगर आप मान लो 2 को 2 रेज टू पावर 9 रख लेते हो, 2 रेज टू पावर 9 का मतलब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका लेमडा बाई 2, और लेमडा में तो कोई 2 नहीं था, है ना। सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास कहा जाए 3 रेज टू पावर 10 इंटू 725, ठीक है, तो अपॉन नीचे में क्या रख सकता हूं, 3 की पावर 0 से लेके 3 की पावर 10 तक की केवल टर्म्स रखूंगा तभी तो चलेगा। अगर मैं डिनोमिनेटर में 3 रेज टू पावर 11 रखने लग गया तो फिर कहाँ डिविजिबिलिटी होगी, नहीं हो पाएगी। तो 2 रेज टू पावर 8 इंटू सम नेचुरल नंबर था, जो भी बचा हुआ नंबर था उसमें लेमडा में मतलब कोई भी 2 नहीं था। अगर आप डिनोमिनेटर में r की मैक्सिमम वैल्यू रखना चाहते हो तो r की मैक्सिमम वैल्यू इसी केस के करस्पॉन्डिंग हो सकती है, दैट मींस इट इज 8, ठीक है। तो r की मैक्सिमम वैल्यू आपकी 8 के बराबर आ सकती है, ठीक है। ये तो हमने कर लिया। अब मान लीजिए आपसे कह दिया जाता कि 10 फैक्टोरियल नहीं, आपको 120 फैक्टोरियल में ही काम करना है, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। पहले अपन फॉर्मूला समझेंगे, लॉजिक उसका बाद में कुछ इसी तरीके से होगा, लेकिन लॉजिक उसका बाद में अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट हम इस कंसेप्ट को समझते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p और इन n फैक्टोरियल। उसी तरीके से 10 फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम मतलब p की कितनी पावर, अभी क्वेश्चन किया ना 10 फैक्टोरियल में 2 रेज टू पावर कितना था, ठीक है, वही चीज यहाँ पे कही जा रही है। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p कोई प्राइम नंबर होना चाहिए, उसके लिए हम आगे की जो भी फॉर्मूला है या थ्योरी है उसको हम डिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स के लिए केवल, ठीक है, ये बात का ध्यान रहे। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p, प्राइम की कंपोजिट होगा तो कैसे करेंगे वो भी इसी टॉपिक के अंदर देखेंगे, मेथड में थोड़ा सा चेंज आएगा बस। तो आप देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, इंटीजर पार्ट ऑफ n बाई पी प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ n बाई पी स्क्वायर प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ n बाई पी क्यूब, ठीक है, ठीक है, एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब जहां तक यहां से टर्म्स कुछ बननी पॉसिबल हो। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपको लास्ट क्वेश्चन का ही रेफरेंस लेके बताया जा रहा है कि अगर आपको एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल यही निकालना था, ठीक है, तो p आपका कितना था उस क्वेश्चन के हिसाब से 2 था और n कितना था 10 था, तो आंसर क्या होना चाहिए था 10/2, ठीक है, इंटीजर पार्ट प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ 10/2 स्क्वायर 4 प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ 10/2 क्यूब मतलब 8, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, इंटीजर पार्ट ऑफ 10/16 या फिर आगे देखें तो 10/32, है ना, ऐसी चीजें आएंगी आपके पास लगातार, ठीक है, पी क्यूब पी रेज टू पावर 4 पी रेज टू पावर 5, है ना। तो आप देखिए इस तरीके से आपके पास इस टर्म के बाद जो भी इंटीजर पार्ट इसका आएगा कितना आने वाला है वो 0, उसके बाद ऑफ कोर्स फिर कितना हो जाएगा 0, उसके बाद फिर से आगे कितने होंगे 0 ही 0 आते जाएंगे, एक बार 0 शुरू हुआ तो 0 ही आता जाएगा। तो इन टर्म्स का फिलहाल कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस पर्टिकुलर केस में। कहां से आंसर आएगा, आंसर आएगा यहां से, तो 5 + 2 + 1, ठीक है, तो आंसर कितना हो गया 8 हो गया, यही हमने आंसर निकाला भी था, ठीक है। इसी तरीके से आपसे कहा जाए, मान लीजिए p = मैं ले लेता हूं 5 और n = 120 फैक्टोरियल में 5 की कितनी पावर होगी, मतलब कुछ इस तरीके का 120 फैक्टोरियल अपॉन 5 रेज टू पावर r, देन मतलब ये इंटीजर है या फिर 5 रेज टू पावर r से 120 फैक्टोरियल डिविजिबल है, तो r की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो आप देखो इसी के अकॉर्डिंग देखो, पहले तो ये प्राइम है ना, तो है, तो आप एक फॉर्मूला यूज कर लो 120/5 प्लस 120 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 120 अपॉन 5 क्यूब, है ना। और इसके आगे के कोई भी टर्म्स देखोगे सब में क्या होगा, सबका आउटकम 0 ही आने वाला है, इंटीजर पार्ट का, इवन यहाँ पे भी इंटीजर पार्ट का आउटकम 0 शुरू ही हो गया, तो बस आंसर कहाँ से आएगा, इन दो टर्म से। इसका आंसर 24 का इंटीजर पार्ट 24 ही रहेगा। इसका देखें हम तो कितना हो जाएगा 4.8, है ना, ये अंदर वाली चीज 4.8, उसका इंटीजर पार्ट 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब देखिए इसमें क्या हो क्या रहा है बेसिकली, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 27 फैक्टोरियल में या फिर 12 फैक्टोरियल ले लेते हैं, छोटा नंबर, 12 फैक्टोरियल में आपके 3 की कितनी पावर बनेगी मान लीजिए, ठीक है। तो ऐसे देखो 12 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 1 2 3 4, अब मतलब हम इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर रहे हैं एक तरीके से कि क्या यहाँ किया जा रहा है।
5 6 7 8 9 10। ठीक है, आप देखना चाहते हो कि इसमें 3 की कितनी पावर, मतलब 3 कितनी बार आ रहा है, यही मतलब है ना। तो आपको अगर सिंपल काउंटिंग करने को दी जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं क्या, काउंटिंग का तरीका थोड़ा सा हम डिफरेंट करते हैं। देखो इसको मैं बोल देता हूं कि इसमें एक 3 आएगा, है ना, एक 3 इसमें भी आएगा, लिख लिया, एक 3 इसमें भी आएगा। ठीक है, तो एक 3 कितनी बार आ चुके, एक 3 इसमें भी आएगा, है ना। तो एक 3 कितनी बार आ चुके, इसमें आप कहोगे कि इसमें तो 2 3 है, इसीलिए मैंने कहा काउंटिंग का तरीका थोड़ा अलग करते हैं। पहले एक 3 देख लेते हैं किसमें किसमें आएगा। ठीक है, फिर देखने जाएंगे कि 2 3 कहां कहां अवेलेबल होंगे। ठीक है, मतलब आगे कहां कहां 3 बचा हुआ है। ठीक है, तो आप देखो आपके पास 3 यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे एक 3 आ गया। ठीक है, फिर आप कहे कि इसका मतलब चलो 4 3 तो आ गए हैं, 3 रेज़ टू पावर 4 तो हो चुका है। और देखें 3 की कितनी पावर बन सकती है, तो 3 में और देखिए आप, अब यहां तो कोई 3 बचा नहीं है, इसमें कोई 3 नहीं बचा, इसमें एक 3 अभी बचा हुआ है। तो अपन करते हैं, जैसे ये 4 अभी तक काउंट किया था आपने, एक और काउंट कर दिया आपने, एक 3 बचा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, यहां पे कोई 3 बचा हुआ है क्या, नहीं, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, तो आंसर कितना आना चाहिए, टोटल 5 आना चाहिए। ठीक, फिर इसी चीज को अगर आप फॉर्मूले से करते तो क्या करते हैं, इंटीजर पार्ट ऑफ 12/3 प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ 12/9, यही करते हैं ना। तो इसने क्या दिया, 4 दिया, और प्लस इसने क्या दिया, 5। यही चीज यहाँ पे भी की गई है। मतलब क्या हुआ कि आप क्या कर रहे हो, एक बार में n/p का इंटीजर पार्ट जब आप ले रहे हो तो एक p सब में काउंट कर ले हो। ठीक है, फिर n/p² का इंटीजर पार्ट जब देख रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप ये देख रहे हो कि 2 बार, मतलब 2 टाइम्स p वाले कौन कौन सी चीजें अभी बची हुई हैं, जिसमें 2 बार 3 आया था। फिर आप क्या करते, फिर आप फिर से काउंट करते जाते, क्या 3 p कहां तक आए हुए हैं, 4 p कहां तक आए हुए हैं। ठीक है, 4 3 4 3 3, है ना, कितनी बार आए हुए हैं, ये आप अलग अलग काउंट करते और उनका सम निकाल लेते। यही करना रहता हमें यहाँ पे भी, सिंपल काउंटिंग से अगर करें तो। फॉर्मूला बस इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर्मूले का कैसे प्रूफ है, मतलब ये आपको एक बार को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दी है मैंने। अगर दिक्कत है तो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि आपके काम तो सिर्फ यही पोर्शन आने वाला है। ठीक है, अब ये तो बात हमने करी कब, जबकि हमारा p जो था प्राइम नंबर था। ठीक है, अगर ये प्राइम ना हो तो क्या होगा। ठीक, तो आइए उस केस को भी समझते हैं। तो उस केस के लिए जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए इसी 120 फैक्टोरियल में, कि 120 फैक्टोरियल में आपसे कहा जाए कि 10 की पावर कितनी प्रेजेंट होगी। ठीक है, 120 या 15 ले लेता हूं मैं, हाँ, 120 फैक्टोरियल में 15 रेज़ टू पावर कितना प्रेजेंट होगा, मान लीजिए आपसे ये कहा जाता है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, लेकिन थोड़ी सी कंडीशंस के साथ। क्या है, आप सबसे पहले देखो कि भाई ये तो सिर्फ प्राइम के लिए एलिजिबल था, तो आपको वही निकालना आता है। आप क्या करिए, 15 के प्राइम्स खोज लीजिए कि 15 में क्या क्या प्राइम्स इन्वॉल्व हैं। तो 3 और 5 दो प्राइम्स इसके लिए इन्वॉल्व है। तो 3, आप इसको इस तरीके से समझो कि इसके 2 पार्ट्स आपने कर दिए, एक 3 रेज़ टू पावर r और एक 5 रेज़ टू पावर r। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है कि 3 का क्या एक्सपोनेंट आएगा और 5 का क्या एक्सपोनेंट आएगा। तो आप देखिए R1 अगर आप निकालने जाएं, ठीक है, तो कितना होगा, 120/3 प्लस 120/9 प्लस 120/27, है ना, प्लस 120/81, और उसके बाद क्या आना शुरू हो जाएगा, इंटीजर पार्ट का आउटकम 0। तो सिर्फ यहीं से काउंटिंग आएगी, कितनी होगी वो, 40 प्लस 13 53 हो गया, 53 प्लस 4 57, 57 प्लस 1 58। तो आपका R1 कितना आ रहा है, 58 आ रहा है। R2 की बात करते हैं। ठीक है, मतलब 5 का क्या एक्सपोनेंट होगा, तो 5 का एक्सपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए आप 120/5, ठीक है, प्लस 120/25 प्लस 120/125 एंड ऑल। तो वहां से तो 0 आना फिर से शुरू हो जाएगा। सिर्फ यही 2 जगहों से आपके पास टर्म आनी है, कितनी आ रही है वो, 24 और प्लस 5, यही वाला है ना, हाँ, 24 प्लस 4 28, है ना। तो ये आपके पास R2 आ गया, है ना। तो आप देखो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 3 कितनी टर्म्स प्रेजेंट थी,
58 है ना, 3 की पावर कितनी थी 58, 5 की कितनी पावर थी 28, तो बताओ 15 की कितनी पावर होगी, सोच लो थोड़ा। सिंपल सी बात है, जब एक 3 और एक 5 मिलेंगे तभी तो 15 बनेगा, है ना। अगर किसी चीज में आपसे कहा जाए कि 3 रेज टू पावर 58 और 2 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 28 यही है ना, तो यहां से 15 कितने बना पाओगे, कितने बना पाओगे, 58 ही बन जाएंगे या 28 ही बनेंगे या फिर कुछ और बन जाएगा, तो 28 ही बनेगा ना, जो दोनों में कम होगा उतने ही 15 बनेंगे, क्योंकि भाई चलो 3 तो बहुत सारे थे हमारे पास, लेकिन 5 मेरे पास 28 था, तो 5 28 और 3 वाले बाकी मतलब 28 3s और 28 5s ये मिलके 28 15s बना लेंगे प्रोडक्ट कर करके। यहां से अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे आप, 15 रेज टू पावर 28 इंटू 3 रेज टू पावर 30, ऐसा ही करोगे ना। तो आप इस तरीके से लिख तो सकते हो इसको, ठीक है बात। तो आप 15 की पावर क्या बना पाए, 28 बना पाए, मतलब R1 और R2 में जो लोअर था आप वही आंसर लेकर के आए हो, ठीक है। और ऑफ कोर्स इस केस में, इन सब केसेस में समझू मैं फिलहाल, तो आप सिंपल ऐसे ही समझ सकते हो कि भाई R1 बड़ा होगा या R2, तो सिंपल सी बात है R2 आपका छोटा ही होगा, क्योंकि ये जो 5 लिखा हुआ है वो बड़ा था, तो मतलब 120/5 120/25 इन सब का इंटीजर पार्ट्स का सम और 120/3 120/9 इनके इंटीजर पार्ट्स का सम, तो ऑफ कोर्स ये वाला सम आपका छोटा होगा, ठीक है। जो छोटा होगा आंसर उसी के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि उस नंबर में जो कंपोजिट नंबर जिसकी एक्सपोनेंट आपको फाइंड आउट करनी थी, जैसे इस केस में 15, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, प्राइम्स कौन कौन से उसमें इन्वॉल्व हैं। तो आपको पता चला 3 और 5, आप क्या करो 3 और 5 दोनों के निकाल लो, और दोनों में जो छोटी वैल्यू है दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। अब थोड़े से और इस तरीके के क्वेश्चंस करते हैं एक आध वेरिएशंस के साथ। तो नेक्स्ट हम 3 अलग अलग सिचुएशन समझते हैं, जैसे 100 फैक्टोरियल है, इसमें आपको निकालना है कि 6 का एक्सपोनेंट क्या होगा, ठीक है। तो आप अब इसको खुद से ट्राई कर सकते हो, करिए इसको आप सॉल्व, है ना। तो आप देखो कैसे सॉल्व होगा ये, आप इसमें देखोगे कि 6 में कौन कौन से प्राइम्स इन्वॉल्व हैं, तो 2 और 3 इन्वॉल्व हैं। तो आप देखोगे क्या कि आप निकाल लो एक बार कि 2 और 3 तो हैं, है ना। एक की पावर अगर मैंने n1 बोल दिया, एक की पावर n2 बोल दिया, तो जो छोटी वाली पावर होगी वही आंसर में आएगी, ठीक है। तो छोटी वाली पावर किससे कौन देगा, 3 देगा ना, तो इसका मतलब आप देखो सीधा ही निकाल लो कि आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, 100/3 का इंटीजर पार्ट प्लस 100/3 स्क्वायर का इंटीजर पार्ट प्लस 100/3 क्यूब का इंटीजर पार्ट प्लस 100/3 रेज टू पावर 4 का इंटीजर पार्ट, और उसके बाद के जितने भी टर्म्स होंगे सबका इंटीजर पार्ट निकल करके कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो आप देखिए ये कितना है आपका 33 है, ये कितना है 27, 9 से डिवाइड किया तो 11, और 27 से डिवाइड किया 81, और 81 से डिवाइड किया तो 1, ठीक है। तो आपके पास सम कितना आ गया, तो 44 और 4 48 आ गया। आप अगर चाहो तो निकाल के देख सकते हो, 2 का जो पावर निकलेगा, 2 की एक्सपोनेंट जो आएगी वो बड़ी आएगी इससे, तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए आपका 48 ही होना चाहिए, जो छोटा टर्म है आपका n1 और n2 में जो छोटा है। नेक्स्ट थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसको आप खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिए। 120 फैक्टोरियल में 12 रेज टू पावर r और 12 का एक्सपोनेंट निकालिए, ठीक है। तो अब अगर आप इसको देखें तो आपके पास इसमें कौन कौन से प्राइम्स इन्वॉल्व हैं, 2 और 3। तो आपने कहा मैं 2 की पावर निकाल लेता हूँ, 3 की निकाल लेता हूँ, बिल्कुल निकाल लीजिए। तो आप देखो 2 की पावर अगर मैं R1 बोलूं तो वो R1 के लिए क्या करना पड़ेगा, 120/2 का इंटीजर पार्ट प्लस 120/4 का इंटीजर पार्ट प्लस 120/8 का इंटीजर पार्ट प्लस 120/16 का इंटीजर पार्ट, है ना, प्लस 120/32 का इंटीजर पार्ट प्लस 120/64 का इंटीजर पार्ट, और उसके बाद के जितने भी इंटीजर पार्ट्स हैं सब क्या देंगे, 0 देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया आपका 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 15 105, 105 प्लस 7 112 और 3 115 और 1 116। तो आपके पास R1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 16 आ रही है, राइट। R2 के लिए देख लेते हैं, R2 मतलब 3 की पावर, तो 2 की पावर आपके पास 116 आई है, 3 की पावर देखते हैं, 3 रेज टू पावर R2 किया, तो इसमें देखिए आपके पास क्या आएगा 120/3 120/9
120 अपॉन 27, 120 अपॉन 81 और उसके बाद सब क्या देंगे, 0 देंगे, है ना। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 40, 40 प्लस 13 53, 53 और यहाँ से आपका 4 57। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको यार, क्योंकि इसमें तो चलो देख लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेंगे, है ना। चलो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये भी कितना आ रहा है आपका 40 प्लस 13 53, 53 और प्लस 4 57 और प्लस 1 58 आ रहा है। तो 3 रेज़ टू पावर R2 में R2 आपका कितना आ रहा है 58 आ रहा है, ठीक है। तो आप देखो क्या हुआ, आंसर कितना आएगा। आंसर देखिए आप ये डायरेक्टली कह रहे हो क्या 58 है, यहाँ से डायरेक्टली 58 होगा, लेकिन रीजन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए क्या है, आपके पास देखिए 12 की पावर अगर आपको बनानी है तो आपको 2 स्क्वायर की जरूरत होगी ना। एक 12 बनाने में आपको क्या चाहिए, 2 स्क्वायर चाहिए और एक 3 चाहिए। दैट मीन्स कि 2 2s और एक 3 मिलकर के हमारे पास एक 12 बनेगा, ठीक है। तो 2 2 कितने अवेलेबल है हमारे पास, टोटल 2 कितने थे 116। तो अगर आप देखोगे 2 स्क्वायर करके अगर मैं लिखूं तो 58 टर्म्स है हमारे पास। ये कितने हैं 2 रेज़ टू पावर 116 है ना, तो उसको आई कैन राइट इट डाउन एज 2 स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 58। सिमिलरली हियर इट इज 3 रेज़ टू पावर 58, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि आपके पास 2 स्क्वायर रेज़ टू पावर 58 अवेलेबल था, 3 रेज़ टू पावर 58 अवेलेबल था। तो इसका मतलब क्या है 12 रेज़ टू पावर 58, इन दोनों का प्रोडक्ट 12 रेज़ टू पावर 58 तो आपके पास अवेलेबल होगा, ठीक है। यही चीज में यहाँ पे कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया है कि 2 स्क्वायर भी 58 बन गए हैं और 3 भी 58 बन गया है। तो आंसर कितना आ गया है 58 आ गया है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 2 स्क्वायर आपके 58 बनते और 3 आपका मान लीजिए 59 बनता, तो आंसर कौन देता, तब आंसर देता इन दोनों में से छोटा, मतलब आंसर 58 आ जाता, ठीक है। क्योंकि एक 3 के साथ आपके पास 2 स्क्वायर बचता ही नहीं क्लब करने के लिए, है ना। तो 12 कितने बनते, जितना 2 स्क्वायर आपके पास अवेलेबल होता उस केस में। कभी ऐसा भी हो सकता है 2 स्क्वायर आपका 58 आया, 3 आपका मान लीजिए 49 ही आ रहा है, ऐसा हो सकता है। तो 3 अगर आपका 49 आ रहा है तो इसका मतलब क्या, अब 2 स्क्वायर रहे अपना अलग, लेकिन 3 के तो है ही नहीं, 49 के बाद खत्म हो गया। तो 12 कितना बन सकता है, इसका मतलब आपका 49 ही बन सकता है। तो आपको ये चीज थोड़ी सी देखनी पड़ेगी कि 120 में 12 आपको निकालना था, ठीक है। इससे तो कोई दिक्कत नहीं। 12 में आप समझिए कि 12 में प्राइम्स किस तरीके से इन्वॉल्व है। जैसे आपने इस क्वेश्चन में किया तो एक 2 और एक 3 ही चाहिए थे आपको 6 बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे अलग सिचुएशन थी ना, आपको 12 बनाने के लिए 2 2 और एक 3 चाहिए थे। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास 2 2s ज्यादा है या फिर एक 3 ज्यादा है, ठीक है। जो कम होगा वही आंसर होगा, ठीक। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे क्या कहा जा रहा है 51, 52, 53 अप टू 200 इनका मल्टीप्लिकेशन करना है और ये दिखाया जा रहा है कि इसमें 5 की पावर r इंटू आई, मतलब i आपका इंटीजर है। दैट मीन्स कि आपको बेसिकली पूछा जा रहा है कि r की मैक्सिमम वैल्यू ऐसी क्या रखें कि यहाँ पे मतलब 5 की पावर r अगर मैं डिनोमिनेटर में लिख लूं तो इस प्रोडक्ट में 5 का एक्सपोनेंट कितना प्रेजेंट है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी सोचो आप खुद से एक बार को कि 5 की पावर कितनी प्रेजेंट है, कैसे निकालेंगे। तो आपने ऐसे किया, देखिए 51 से स्टार्ट हुआ था ना, 51 इंटू 52 इंटू अप टू 200, है ना। तो अगर अपन इसमें 1 2 3 4 5 अप टू 50 ये सब मल्टीप्लाई कर देते, तो मल्टीप्लाई करते तो डिवाइड भी करते, ठीक है। 1 से लेके 1 2 3 4 अप टू 50 मल्टीप्लाई डिवाइड करते, ठीक है। तो इस टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, दिस टर्म कैन बी रिटन एज, ऊपर क्या बन गया ये 1 से 50, 51 से 200 मतलब 200 फैक्टोरियल और नीचे कितना बन गया 50 फैक्टोरियल। तो हमसे यही कहा जा रहा है ना कि 200 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल में 5 की मैक्सिमम पावर कितनी प्रेजेंट होगी, ठीक। यही कहा गया। कैसे निकालना चाहिए हमें, अब तो कम से कम ये कंपोजिट नंबर वाला चक्कर है नहीं, सिर्फ सीधा सीधा कहा गया है, लेकिन इधर इसमें थोड़े से चेंजेस कर दिए गए हैं। आपको 200 फैक्टोरियल कहा जाए आप निकाल लेते हैं आंसर कि 200 फैक्टोरियल में 5 का कितना एक्सपोनेंट है। आपको कहा जाए कि 50 फैक्टोरियल में कितना एक्सपोनेंट है, आप वो भी निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे आपसे दोनों के डिवीजन में पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए पहले देखिए 200 फैक्टोरियल में 5 की पावर कितनी आएगी, 200 फैक्टोरियल, ठीक है, कितनी आएगी। तो निकालते हैं अपन 200 अपॉन 5,
200/25, 200/125, ठीक है। और इसके बाद के टर्म से 0 ही आना है, तो यहाँ से आपके पास आ गया 40 + 8, 48, 48 और प्लस 1, 49। तो 200 फैक्टोरियल में आपके पास 5 की कितनी पावर प्रेजेंट है? 49। 50 फैक्टोरियल में देखिए, 50 फैक्टोरियल में कितना आएगा? 50/5 प्लस 50/5 स्क्वायर, और उसके बाद के टर्म्स क्या देंगे? 0, है ना। तो आपके पास 10 और प्लस 2, आपके पास आंसर कितना आ गया यहाँ से? 12। तो आप बताओ जरा, कुछ बता सकते हो क्या? तो हाँ, 200 फैक्टोरियल में अगर मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे 5 की पावर 49 इंटू सम इंटीजर था, ठीक है, 5 की पावर 49 इंटू सम इंटीजर, और यहाँ 50 फैक्टोरियल में आपके पास अगर मैं ये कह देता हूँ कि यहाँ पे भी आपके पास कुछ 5 रेज़ टू पावर कितना प्रेजेंट है? 12 प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर इसमें आपके पास 5 की पावर 12 प्रेजेंट है ना, ऐसे समझो, इस न्यूमरेटर में आपके पास 5 की पावर 49 है, डिनोमिनेटर में आपके पास 5 की पावर 12 है, तो दोनों का रेशियो होगा, उसमें आपके पास 5 की पावर कितनी प्रेजेंट होगी? 49 - 12, 49/12 तो नहीं हो जाएगा ना, 49 - 12, ठीक है, पावर्स का तो डिफरेंस ही लेंगे, तो 49 - 12 आपके पास कितना हो जाएगा? फाइनल क्वेश्चन के लिए अगर कहा जाए तो 49 - 12 दैट इज इक्वल टू 37, दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 150 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 150 फैक्टोरियल के एंड में आपके पास नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। अब आप कहोगे इस टॉपिक का इससे क्या रिलेशन है, तो आप जरा सा समझो कि फाइंड नंबर ऑफ जीरोस कैसे बनेंगे, नंबर ऑफ जीरोस आपके पास कैसे आएंगे। जैसे आप मान लीजिए आपके पास लिखा गया है 1 2 5 0 0 0, ठीक है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लास्ट में 3 जीरोस है, तो दिस टर्म कैन आल्सो बी रिटन एज 125 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 ना, ठीक है, सही है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपसे कहा जाता 1258, तो आप क्या लिख सकते थे इसको? 1258 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। तो अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि इन दिस नंबर व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 3, सॉरी व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 10, सो दिस विल बी आवर आंसर। इसमें से कोई 10 नहीं बचेगा ना, यहीं से 10 बनना है, जितना वो बन जाएगा। इस नंबर में अगर मैं कहूं कि इस नंबर में हमारे पास 10 का क्या एक्सपोनेंट है, तो यहाँ से आपके पास 4 आ जाएगा। तो मतलब कितने जीरोस आपके एंड में थे वही आपका एक्सपोनेंट भी बना रहे हैं। किसका एक्सपोनेंट? 10 का। तो अगर आपसे ये कहा जाता है कि नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ n फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है कि आपको पूछा जा रहा है कि इसमें 10 का एक्सपोनेंट क्या है। तो पहले तो आप यही राइट डाउन कर लो कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि यू हैव टू फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 10, ठीक है। तो एक्सपोनेंट ऑफ 10 निकालने के लिए अब फिर से वही बात कि भाई एक्सपोनेंट ऑफ 10 तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, क्योंकि 10 आपका प्राइम नंबर तो है नहीं। तो 10 को बनाता कौन है? 5 और 2 बनाते हैं, एक 5 और एक 2, है ना। तो एक 5 और एक 2 अगर बनाता है तो हम देख लें कि 150 फैक्टोरियल में कौन कम होगा। जो कम होगा वही हमारा आंसर देगा। तो ऑफ कोर्स कम कौन होगा? 5 ही कम होगा ना। तो 150/5 प्लस 150/25, ठीक है, और प्लस इसी तरीके से एक और टर्म आ जाएगी आपके पास लास्ट 150/125। इसके बाद की तो हर एक टर्म क्या बनाएगी? 0 ही बनाएगी, है ना, ठीक है। तो आंसर आपके पास कितना आया? 30 + 6 36, 36 और प्लस 1 37 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इस टर्म में 5 की पावर कितनी प्रेजेंट है? 37। 2 की पावर निकाल लो, निकालना चाहो तो, दैट विल कम आउट मोर देन 37। और एक 5 और एक 2 मिलकर के 10 बनाते हैं। तो कितने 10 बनेंगे? जो कम है हमारे पास, मतलब 37 हमारे पास 10 मतलब 10 रेज़ टू पावर 37 बनेगा, या फिर कहें तो एक्सपोनेंट ऑफ 10 विल बी 37, ठीक है। तो यहां से हम बोल देंगे कि एक्सपोनेंट ऑफ 10 इज 37। और जैसे ही 37 हुआ, ठीक है, तो 37 ही हमारा नंबर ऑफ जीरोस भी हो जाएंगे, क्योंकि जितने हमारे पास एक्सपोनेंट था उतना ही नंबर ऑफ जीरो, जितना एक्सपोनेंट उतना ही नंबर ऑफ जीरोस। तो यहाँ से आंसर कितना आने वाला है? 37 आने वाला है, ठीक है। एक लास्ट इससे रिलेटेड हम एग्जांपल और ले लेते हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक बार ट्राई कर लेते हैं। लास्ट टाइम तो हमने इस क्वेश्चन के लिए किया, तो ये तो दोनों ही बराबर बराबर आ गए, 2² भी 58 और 3 भी 58। अगर मैं 120 फैक्टोरियल की जगह यहाँ
ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मैं ले लेता हूँ जिसमें मुझे 140 फैक्टोरियल है और उसमें 12 रेज़ टू पावर r निकालना है। देखता हूँ किस बार क्या पता सही आ जाए, कुछ जुगाड़ देखते हैं। r1 कितना आएगा, r1 मतलब 2 की पावर अपन खोज रहे हैं, कितना होगा तो 2 की पावर यदि आ जाएगी आपके पास 140/2 प्लस 140/4 प्लस 140/8 प्लस 140/16 है ना, प्लस 140/30 264 128 है ना। तो आपका आंसर कितना आएगा, आंसर के लिए देखिए 70 प्लस 35 105 105 प्लस 17 122 और प्लस 8 130 और प्लस 4 कितना आया था भूल गया मैं, 70 और प्लस 35 105 और 17 122 8 130 और यहाँ से आपके पास 4 आ जाएगा तो 130 और 4 134 और प्लस 2 136 और यहाँ पे 1 तो आ रहा है आपके पास 137 आपके पास 2 की एक्सपोनेंट आई है। 3 का और निकालना है तो 3 का एक्सपोनेंट R2 बोल दिया, कितना आएगा 140/3 140/9 140/27 ठीक है, ऐसे ही 140/81 उसके बाद तो आपका सबसे 0 ही आना है। तो यहाँ आपके पास कितने टर्म्स हुए, ये कितने टर्म कितना आ गया सम 46 प्लस 15 61 प्लस 5 मतलब 66 और 1 हाँ 67। तो यहाँ पे हमारे पास देखो 2 की पावर कितनी आ रही है 137, 3 की पावर कितनी आ रही है 67। बताओ आंसर कितना होगा। तो आप तो कहोगे कि 2 स्क्वायर कितने परसेंट है हमारे पास, हमें 12 निकालना है ना, तो मतलब हमें 2 स्क्वायर चाहिए। तो 2 स्क्वायर की पावर आपके पास 68 तक जा सकती है क्योंकि 2 की पावर 137, दैट मींस 2 स्क्वायर क्या बना सकता है इंटीजर पावर 68 ही बना सकता है। एक 2 आपका खाली रह जाएगा, रहने दीजिए क्या दिक्कत है ना। तो आप 2 रेज़ टू पावर 137 से 2 स्क्वायर कितने बना सकते हो 68 और 3 कितना आ रहा है आपके पास 67, तो आंसर कौन देगा 68 ठीक है। 68 और 67 दो चॉइसेस है ना आपके पास, 2 स्क्वायर की पावर आपके पास है 68 और 3 की पावर है 67। तो आप 12 कितने बना पाओगे, जो दोनों में कम है, दोनों में कम कितना है 67 है, तो इसलिए आंसर इस केस में 67 हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। इसमें हमने बेसिकली सिर्फ फैक्टोरियल नोटेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में देखा है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम थोड़ा एक और टूल है हमारे पास बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ठीक है, और उस टूल को डिस्कस करते हुए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल।